आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में समझेंगे, जिसे हम रियलिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, यह वीडियो आपके नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम और साथ ही साथ यदि स्टेट बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए हम नोट्स के माध्यम से देखते हैं इन चीज़ों को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद को राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। यथार्थवाद की उत्पत्ति मानी जाती है थ्यूसिडाइड्स की जो पुस्तक है, जो 431 ईस्वी पूर्व के जो फिलिपिलियन युद्ध के वर्णन जिसमें किया गया है। दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जिसमें कि हम यथार्थवादी दृष्टिकोण के क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ जो इसके प्रमुख चिंतक रहे हैं, और साथ इन और जो इनके जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। और इन्होंने अपने बुक्स के माध्यम से किन विचारों को रखा, इन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे ये क्या अपना अभिव्यक्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद को राजनीति यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। यथार्थवाद की उत्पत्ति थ्यूसिडाइड्स की जो द्वारा लिखा गया 431 ईस्वी पूर्व के फेलोपेलियन युद्ध के वर्णन में, तथा उसी समय जो सुनजू जो चीन के थे, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर नाम की पुस्तक में पाई जाती है। यानी कि दो साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का। एक तो थ्यूसिडाइड्स है, जिन्होंने पेलोपोनेशिया युद्ध का वर्णन किया, और साथ ही साथ शुनजू है, जिनके द्वारा चीन में रचित जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। ये दोनों ही यहाँ ऐसी रचनाएं हैं जहाँ से यथार्थवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का उदय 20वीं शताब्दी में आदर्शवाद के विरुद्ध में माना जाता है। इसके प्रतिक्रियात्मक रूप से हुआ था। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अगर हम यथार्थवादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के यथार्थवादियों का, रियलिस्ट लोगों का क्या कहना है, तो यह मानते हैं कि युद्ध स्वाभाविक होता है। यथार्थवादी विचारक मानता है कि मानव की प्रकृति अधिकाधिक जो है शक्ति अर्जित करने की है, और इसी शक्ति के लिए संघर्ष की वजह से ही युद्ध होता है, और इसी प्रकार का संबंध जो है दो देशों के मध्य भी पाए जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं कि जो युद्ध जो चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन सब के मध्य में, तो इसका जो मुख्य कारण है वो शक्ति की लड़ाई ही है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के ऊपर में उसका वर्चस्व जो है बना रहे, और वो सबसे महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अब उस स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, और अपना प्रभुत्व जो है अन्य देशों पे बनाए रखना चाहता है। इसके बाद में यथार्थवादियों का मानना है शक्ति का महत्व। अगर के बारे में ये कहते हैं कि यथार्थवाद के अनुसार हर राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार होता है, और किसी भी राष्ट्र के लिए उसका राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि होता है। हर देश अपने राष्ट्रीय हित, जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है, को ऊपर रखता है, और चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़े अपने राष्ट्रीय हित को संशोधित करने के लिए। इसके बाद में वो मानव स्वभाव के बारे में कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो सेल्फिश होता है। ह्यूमन नेचर जो है सेल्फिशनेस होती है उसमें। यथार्थवाद मानता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और शक्ति उन्मुख होता है, यानी कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थी है, और वो हमेशा अधिक से अधिक शक्ति जो है अर्जित करना चाहता है। और यही प्रकृति राज्यों के बीच भी हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। राज्यों के मध्य हमेशा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि सभी अपने हितों को सुरक्षित
करना चाहते हैं। नैतिकता का सीमित स्थान मानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिकता को कम महत्व देते हैं और व्यावहारिकता प्रैक्टिकलिटी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सैन्य शक्ति पर जोड़ होता है इनका। ये सैन्य शक्ति को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और ये राष्ट्र की शक्ति के रूप में देखते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्र के लिए अपनी सुरक्षा और प्रभाव बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति को ये महत्वपूर्ण मानते हैं किसी भी देश के लिए। अब दोस्तों हम यथार्थवाद को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है जो पारंपरिक यथार्थवाद है, क्लासिकल रियलिज्म है, और दूसरी जो यथार्थवाद की जो धारा है वो समकालीन यथार्थवाद है, यानी कि जिसे न्यू रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो क्लासिक यथार्थवाद के जो प्रमुख कुछ थिंकर हैं, जिसका नाम हमने पहले ऊपर भी देखा कि थ्यूसिडाइड्स थे, उसके बाद में चीन के सुनजू हैं, मैकियावेली और E.H. कार, हंस जे मॉर्गेंथो, ये क्लासिकल उदारवाद यथार्थवाद के विचारक हैं। और साथ ही साथ समकालीन यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे प्रमुख है, जिन्हें फादर ऑफ न्यू रियलिज्म कहा जाता है, जो केनेथ वॉल्ट है। इनका जो प्रमुख पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो 1979 में प्रकाशित हुआ था। और सेकंड नंबर पे हैं जोसेफ ग्रीचो। ये दो महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्हें न्यू रियलिज्म से जोड़ करके देखा जाता है। और भी अन्य विचारक हैं, परंतु आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। और इसी वीडियो में आगे चल करके हम इन सभी थिंकर के महत्वपूर्ण पुस्तक को भी देखेंगे। अब हम आते हैं पारंपरिक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के मध्य जो अंतर है, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो दोस्तों पारंपरिक यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राज्यों के मध्य कभी न समाप्त होने वाली शक्ति के लिए संघर्ष है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कहते हैं। और शक्ति के लिए संघर्ष की जड़ जो है उसको ये मानव स्वभाव में पाई जाती है, यह बताते हैं। और शक्ति प्राप्त करने की लालसा जो है तथा वर्चस्व स्थापित करना मानव की प्रवृत्ति की मूल विशेषता होती है। इसी के अनुसरण करते हुए राज्यों का व्यवहार भी स्वार्थी एवं अहंकारी होता है, क्योंकि दोस्तों जो क्लासिकल रियलिस्ट लोग हैं उनका मानना है कि और ये एक्चुअली हकीकत भी यही है कि जो समाज का निर्माण मनुष्य से होता है, और जो मनुष्य का नेचर है वही समाज को प्रभावित करता है, और समाज भी उसी हिसाब से एक्ट करता है। तो किसी राष्ट्र का निर्माण अगर समाज से हो रहा है तो जो लोगों की जो अभिव्यक्ति है, जो मानव की जो प्रवृत्ति है, वो चीज़ भी राष्ट्र के व्यवहार में देखने को मिलता है। अब अगर हम क्लासिकल रियलिज्म के बारे में देखें तो एक रोनाल्ड नेबूर और निकोलस स्पैकमैन और हंस जे मॉर्गेंथो जो है ये प्रमुख विचारक हैं जो क्लासिकल रियलिज्म से जोड़ करके देखे जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों पारंपरिक यथार्थवाद के प्रमुख आइए चिंतक और इनके पुस्तक के बारे में भी हम देखते हैं, जिसमें कि प्रथम है थ्यूसिडाइड, जिन्होंने पेलोपोनेशिया युद्ध का वर्णन किया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि शक्ति ही राजनीति का आधार है। इसके बाद में निकोलस मैकियावेली हैं, ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसे द प्रिंस नाम दिया गया था। और इनके जो प्रमुख पुस्तक द प्रिंस है, इसमें ये कहते हैं कि शासक को सत्ता बनाए रखने के लिए कठोर और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसे नैतिकता से ज़्यादा सत्ता महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कहते हैं कि किसी भी शासक को नैतिकता के आधार पर एक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अपने राष्ट्र हित को देखना चाहिए, उसको अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कठोर और व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। इसके बाद में थॉमस हॉब्स हैं, जिनके जो प्रमुख पुस्तक का नाम लेवाइथन है, और हंस मार्गेंथो हैं, इनका जो पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। इसमें यह राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट और शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हैं, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट और जो पावर है, ये दो चीज़ों को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हैं अपनी इस पुस्तक में। इसके बाद में E.H. कार है। E.H. कार की जो पुस्तक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, जो कि 1939 में आया, और उन्होंने आदर्शवाद जो है, आइडियलिज्म जो है, इसकी आलोचना की और रियलिज्म को मजबूत आधार प्रदान किया अपने इस पुस्तक के
माध्यम से। दोस्तों अब हम नव यथार्थवाद और यानी और जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है और समकालीन यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो नव यथार्थवाद का उदय अगर हम देखें तो 1980 के दशक में केनेथ वॉल्स जो है के प्रभाव में हुआ, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी उस समय पे, जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था 1979 में। नव यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राज्यों के जो मध्य आचरण का मुख्य तत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के ऊपर में फोकस करते हैं। यह संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं, और इनका मानना है कि विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा नियम को लागू करने के लिए किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव जो है इस चीज के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद में जोसेफ ग्रीचो कहते हैं, यह आधुनिक यथार्थवादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह कहते हैं कि राज्यों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ अर्जित करना है, और सभी राज्य असीमित तथा सापेक्षिक लाभ दोनों में रुचि रखते हैं। और नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में दो बाधाओं की शंका को व्यक्त करते हैं। पहला ये कि एक तो उनका भय है कि नियमों का पालन हो सकता है कि अन्य देश नियम का पालन न करे, और दूसरा इनका ये मानना है कि अन्य राज्यों की सापेक्षिक लाभ की चिंता जो है हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं होता है। और जो केंद्रीय सत्ता अगर मौजूद नहीं है तो यानी कि विश्व स्तर की सरकार जैसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि वो अन्य देशों को संतुलन बना करके रखेगी या कंट्रोल करेगी। दोस्तों जैसे कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय का जो सिचुएशन है, देखने से लगता है कि अमेरिका हर एक जगह गलत है, परंतु यूनाइटेड नेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी चुप बैठी हुई है, वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, युद्ध को रोकने में नाकाम है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे जो है विश्व स्तर पे कोई विश्व सरकार जैसी संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संरचना ऐसी है कि देशों के मध्य जो है हमेशा शक्ति अर्जित करने की जो है होड़ मची रहती है। इसके बाद में नव यथार्थवाद के प्रमुख विचारक की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा कि केनेथ वॉल्स जो है इन्हें फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है, और इनके जो बुक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने नव यथार्थवाद को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था, और जो मुख्य विचार है जिसमें ये बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होता है, एनार्की होता है, और राज्य का जो व्यवहार संरचना स्ट्रक्चर से जो व्यवहार है वो स्ट्रक्चर से तय होता है, संरचना से तय होता है। इन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म शब्द को जो है लोकप्रिय बनाया। इसके बाद में जॉन मर्सी हैमर है या ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो प्रमुख बुक है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि 2001 में आया था। इनके अनुसार राज्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि अधिकतम शक्ति मैक्सिकम मैक्सिमम पावर हासिल करना चाहते हैं। बड़े देश ग्रेट पावर बने रहना चाहते हैं, हमेशा प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आप अमेरिका के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि युद्ध का कारण जो है अमेरिका है, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अमेरिका को संसाधन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में कब्जा चाहिए, इसलिए वो इस प्रकार का कदम उठा रहा है वर्तमान समय में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं इस प्रकार की और भी वीडियो लेके आऊँगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। धन्यवाद।